चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी बैगर सीरीज़ की दूसरी वीडियो। स्टॉक नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है ग्यूफिक बायोसाइंस। कंपनी का बिजनेस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में और इसके फाउंडर हैं लेट श्री पन्नालाल चौकसी। ग्यूफिक बायोसाइंस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेडिसिन्स में यूज़ होने वाली केमिकल्स, बोटैनिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये पहली इंडियन कंपनी है जिसने लायोफिलाइजेशन, एमॉक्सिलिन, डिस्पर्सिबल किट टैब और स्पेशलाइज्ड हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। इसके रेवेन्यू को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसके रेवेन्यू के 4 सोर्सेस हैं। पहला, डोमेस्टिक बिजनेस, जिसके कुल 6 मेन डिविजन्स है, जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल, क्रिटिकल केयर, मास स्पेशलिटी, इनफर्टिलिटी, ऑर्थोगाइनिक, कॉस्मेटिक। इससे ऑलमोस्ट 55% का रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्रग्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, माइकाफंजिन डेवलप किया जाता है और ये एबॉट, सन फार्मा, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी एसेट्रा जैसे कंपनीज के साथ काम करती है। इससे ऑलमोस्ट 25% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 15% का इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, जिसमें ये जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, म्यांमार जैसे देशों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और लास्ट एपीआई यानी ड्रग प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग से ऑलमोस्ट 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिलहाल ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट लायोफिलाइज्ड इंजेक्शन के मैन्युफैक्चरर भी है। आइए इसकी थोड़ी बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट पर आने से पहले मैं आप लोगों को फिर से वो पॉइंट्स रिपीट करवा देता हूँ, जिससे कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर है या नहीं ये मालूम चलता है। इन्वेस्टिंग में सेम पॉइंट ही रिपीट होते हैं और बस यही पॉइंट्स है जो हमें देखने रहते हैं। तो ये थोड़ा हो सकता है आप लोग को पता हो, क्योंकि मैंने हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट किया है, पर फिर भी अगर कोई न्यू व्यूअर है तो ये पॉइंट एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला है प्रोमोटर होल्डिंग प्लस एफआईआई प्लस डीआईआई। ये तीनों के सम 50% से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर ये तीनों नहीं देखने हैं तो पब्लिक होल्डिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी स्टॉक अच्छा है। दूसरा, आरओई ग्रेटर देन 12। कोई स्टॉक अगर अच्छा है तो उसका आरओई 12 से ज़्यादा होना चाहिए, और कोई स्टॉक मल्टी बैगर है उसके लिए एटलीस्ट आरओई 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पिछले 5 साल के कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करने चाहिए। चौथा पॉइंट है डेब्ट अपॉन इक्विटी, इसका रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शंस आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पांचवा पॉइंट है शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू अंडर 200 ही होनी चाहिए। और 6 पॉइंट है चार्ट, मैक्सिमम चार्ट इंक्रीजिंग होना चाहिए। और अगर आप कोई भी पॉइंट को डेप्थ में जानना चाहते हैं तो पहली वीडियो को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरे डिटेल में समझाया है कि एक एक पॉइंट ऐसा क्यों होना चाहिए। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। सबसे पहले देखते हैं आरओई। 1 साल का आरओई 43.3, 3 साल का आरओई 34.2, 5 साल का आरओई 34.2। यानी ये आरओई वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टी बैगर होने के लिए 20 से ज़्यादा चाहिए। दूसरा, इसकी पब्लिक होल्डिंग 50 से कम है, या फिर प्रोमोटर होल्डिंग प्लस एफआईआई होल्डिंग प्लस डीआईआई होल्डिंग ये 50 से ज़्यादा है। यानी
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेब्ट टू इक्विटी, ये 0.60 है। एक्चुअली होनी चाहिए 0.5, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। बहुत ज़्यादा जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी का सारा पैसा डेप्ट उतारने में ही लग जाएगा, तो वो ग्रोथ में पैसा नहीं लगा सकती है। इसलिए डेप्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सारे पॉइंट ऐसे नहीं कि आपको टू द पॉइंट उतने ही होने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे 0.5 0.6 अप्रॉक्सीमेट इक्वल लेके चल सकते हैं, थोड़ा का ही डिफरेंस है। इक्विटी कैपिटल 9.69, होनी कितनी चाहिए, अंडर 200। इसका चार्ट देख लेते हैं थोड़ा। देखिए मैक्सिमम चार्ट भी इंक्रीजिंग ही है। ये 2006 से 2015 तक ऑलमोस्ट रेंज में ही था। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही इस रेंज में रहता तो स्टॉक को मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। पर क्योंकि ये 2015 के बाद से इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद से ये इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो ये स्टॉक को प्रेफर किया जा सकता है। अब सेल्स देखते हैं प्रीवियस 5 साल में कितना हुआ है। ये सेल्स, ये सारे एनुअल सेल्स हैं और सारे करोड़्स में है। 2017 में 245, 2018 में 306, 19 351, 20 379, 21 488, 22 779, यानी ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो सेल्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। 4 टाइम्स नहीं तो 3.5 टाइम्स तो मान ही सकते हैं। चाहिए आइए एक्चुअल वैल्यू देख लेते हैं। हाँ 3.18 टाइम्स हो चुका है सेल्स। फाइव ईयर्स में। प्रॉफिट देख लेते हैं थोड़ा। और सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ये नेट प्रॉफिट है, ये है 17। देखिए 17 में 9, 18 में 16, 19 में 22, 20 में 23 और 21 में 44, 22 में 96। अगर गौर से देखा जाए तो इस पर कोरोना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना सेल्स पे ना प्रॉफिट पे। और एक और गौर करने वाला फैक्टर यहाँ ये है कि ये पिछले 2011 से ऑलमोस्ट इंक्रीज, हर साल प्रॉफिट बढ़ा रहा है। 11 1 2 3, ये 14 15 में सेम था, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। 7 9 16 22 23 44 96। अगर 10 साल में देखा जाए तो इसने अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट 96 टाइम कर लिया। 5 साल में कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स। और अगर इसे
10 साल में कंपेयर किया जाए या फिर 11 बोल सकते हो। 96 11 ईयर्स 96 टाइम्स हो चुका है। और 11 ईयर्स ना भी देखें तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट 11 टाइम्स हो चुका है। मल्टी बैगर होने के लिए सेल्स एटलीस्ट डबल तो होना ही चाहिए, प्लस प्रॉफिट एटलीस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। इसका अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। 17 में 1.17, 18 में 2.13, 19 में 2.82, 20 में 2.92, 21 में 5.68, 22 में 9.89। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 9 टाइम्स हो चुका है, ऑलमोस्ट। तो आपको ये देखकर क्या लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जिसका सेल्स पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स हो चुका है, प्रॉफिट 5 साल में ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हो चुका है, और 11 साल की बात करें तो प्रॉफिट 96 टाइम्स हो चुका है और अर्निंग पर शेयर भी 9 टाइम्स। गौर करने वाली बात ये भी थी कि इसका प्रॉफिट कभी डिक्रीज़ नहीं हुआ है किसी भी साल में, ना इसने किसी भी साल में लॉस किया है। तो ऐसे स्टॉक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो फ्यूचर में मल्टी बैगर होगा। चांसेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आगे क्या हो जाए उसका किसी को पता नहीं है, इसलिए हम इतने अच्छे से बैलेंस शीट रीड कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी सही है, बाद में ख़राब हो जाए, पर अगर पास्ट के बेसिस पे हम लोग जज करना चाहें तो वो तो 100% यही बोल रहा है कि कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। ऊपर से ये फार्मा सेक्टर का शेयर है और लोग खाएंगे पिएंगे बीमार तो होंगे ही होंगे, तो फार्मा स्टॉक्स वो एवरग्रीन स्टॉक्स रहते हैं। प्लस इसकी बैलेंस शीट शानदार है, इसका बिजनेस शानदार है, तो आगे चल के इसमें फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्ट करने लायक मेरे हिसाब से तो ये कंपनी है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट्स में। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ पार्ट 5% 10% ऐसा करके इन्वेस्ट करें ताकि इनकेस लॉस भी हो तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े ज़्यादा। और उसके बाद अगर ये अगले कुछ टाइम्स में बेटर परफॉर्म करता है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के प्रॉफिट चलने दें। तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।